नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजाए में। आइए सुनते हैं राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास सारा आकाश का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। जब सारा आसमान स्लेटी रहता हो, बस पूरब में इस छोर से उस छोर तक छाया बैगनी प्रकाश धीरे धीरे सुनहला पड़ता जाता हो, और फिर बीच दिशा के कुहरे के भारी भारी पर्दे इधर उधर सरक कर एक ज्योतिर्मय मुख बाहर झांकने लगता हो। हवा में हल्की हल्की शीतलता बढ़ जाती हो, पास वाले पेड़ के पत्ते हिलने लगते हों, और धीरे धीरे नगर जागने लगता हो, तो अपनी छत की मुंडेर के सहारे एक पांव मुंडेर पर टिकाए उस क्षण को देखना और मन की अनेक सतहों पर महसूस करना कैसा आह्लादकारी अनुभव है, यह मैंने पहली बार जाना। पहली बार देखा कि सूरज किस तरह धीरे धीरे उठता है। कभी लगता गोला तेजी से लट्टू की तरह चक्कर खाता हुआ उठ रहा है, और कभी लगता बहुत ही धीरे धीरे लहरों पर झूमती गेंद की तरह एक एक चीज को देखता, और मन में कोई कहता, अरे मैं तो जानता ही नहीं था कि सूरज निकलने से पहले किरणें इस तरह उगती हैं, कि जैसे फव्वारे की धारियां उठती हों, और सामने वाले ऊंचे तिमंजिले मकान के एरियल का बास सबसे पहले किरणों का स्पर्श पाता है। हर क्षण लगता जैसे मुझे नया ज्ञान हो रहा है, और इच्छा होती कि कोई पास में खड़ा होता और ये इतनी सारी नई बातें उसे बताता चलता, उसे धीरे धीरे सूर्योदय दिखाता। लेकिन लगा जैसे जिंदगी में खुद ही मैं पहली बार सूर्योदय देख रहा हूँ। उन दिनों तो जाने किन अंधेरी कोठरियों में कैद था, देखता ही न था कि मेरे पास और आस हो क्या रहा है। अब रोशनी में आया हूं तो लगता है कि इतने दिनों अंधेरे में बंद रहने की झेप आंखें नहीं मिलाने दे रही। सचमुच रोशनी में प्रभा से कैसे बातें कर पाऊंगा, सीधा उसके चेहरे की ओर कैसे देख पाऊंगा, उन आरोप करती उलाहना भरी आंखों का सामना कैसे कर पाऊंगा। सबसे बातें करते हुए मुझे कितना संकोच होगा। शायद अब तो घर वाले बाबूजी इत्यादि खुश हो जाएंगे। अब भाभी इशारे से डॉक्टर को दिखाने को नहीं कहेंगी। हाँ, जिस बात के इशारे से मेरे तन बदन में आग लग जाती थी, उसे याद करके अब खुद ब खुद मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर पहले प्रभा उठकर गई थी, न मैंने उसकी ओर देखा था और न वह सीधे मेरी ओर देख पाई थी। और फिर मैं चुपचाप उठकर यहाँ चला आया। देर तक खड़ा खड़ा देखता रहा। समझ में नहीं आया कि अब क्या काम करूं। लोग मुझे देखें इससे पहले ही मैं चुपके से उठकर निकल जाना चाहता था। तभी ध्यान आया कि प्रभा ने पोस्ट कार्ड मांगा था। सड़कों पर जमादार कूड़ा खुरसते झाड़ू दे रहे थे। दूध की टंकियां साइकिल से बांधे दूध वाले किसी खुले दरवाजे के सामने खड़े थे, और बच्चे को गोद में लिए चादर लपेटे कोई बूढ़े साहब दूध का बर्तन आगे बढ़ाए दूध ले रहे थे। एक जगह तो मैं सचमुच मुड़कर देखने लगा कि दूध वाला जब लुटिया भरकर टंकी से दूध निकालता है तो किस तरह उसकी लुटिया या उंगलियों से दूध बूंद बूंद टपकता है। यह दृश्य मुझे बड़ा रोचक लगा, और जब इसका ख्याल आया तो मैं खुद ही पूछ बैठा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। लगता था जैसे रास्ते में मिलने वाला हर आदमी जानता है कि मैं सुख के कितने शक्तिशाली फव्वारे को बलपूर्वक अपने भीतर ही दबाए चल रहा हूँ। हर क्षण डर लगता कि कहीं यह बांध टूट न जाए, और मैं पागलों की तरह सड़कों पर चिल्लाता हुआ भागना शुरू कर दूं कि देखो मैं सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। समझ में नहीं आया कि अपने इस आनंद को व्यक्त कैसे करो। प्रभा की इस समय क्या हालत होगी, इस बात की कल्पना से मेरा सारा अंग रोमांचित हो जाता। एक शराब थी जो सूखी बालू पर पड़ी बूंदों की तरह सींच सींच कर अणु अणु में समाई जा रही थी, और सारी धरती नम हो आई थी। कितनी भीषण गर्मी झुलसाने वाली लू धूप के बाद मैं स्वच्छंद निर्झर की शीतल शांति को युगों प्यासे की तरह पी रहा था। खूब जोर जोर से आवाजें देने के बाद दिवाकर साहब ने जवाहियां लेते हुए दरवाजे से मुंह निकाला। क्या है, रात को 11 बजे गया और फिर सुबह 7 बजे ही आ धमका। फिर भीतर यह देखकर ही कोई आ तो नहीं रहा, दुष्टता से बोला, तेरी बीवी तो मैके में है, अब बीवी वालों के आराम से क्यों जलता है। बीवी को लेकर किया गया उसका यह मजाक सचमुच भीतर से मन को गुदगुदा गया। कहना चाहा किस कमबख्त की बीवी मैके में है, लेकिन ऊपर से चेहरा गंभीर बनाए रखकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है, चला जाऊं, निकल कर तो देख कितना दिन चढ़ा आया है।
जो जिसका काम है सो करेगा ही। हम तो अभी अब की बागों से सोकर उठे हैं, मुंह हाथ धोएंगे। अरे इम्तिहान में इतना पिले हैं, अब जरा सा आराम भी ना करें। लॉर्ड आदमी है, तेरी तरह भगवान से ये थोड़े ही कह के आए थे कि दिन निकलने के 4 घंटे पहले उठूंगा, उठते ही ठंडे पानी में डूबूंगा और फिर सारे संसार को जगाने निकल पड़ूंगा। उसने बैठक के किवाड़ों को पूरा खोल कर कहा, ले आइए तशरीफ। अच्छा तो चलें, अभी तो आप सजने संवरने में 2 ढाई घंटे लेंगे। मैं बैठक के भीतर आकर आराम से बैठ गया। आज तो चेहरा बड़ा चमक रहा है, क्या बात है? फर्स्ट डिवीजन के पास होने का सपना दिख गया क्या? सुबह सुबह देखे सपने अक्सर सच ही होते हैं। उसने आलस से फिर जम्हाई ली। यार, इस इम्तिहान की याद मत दिलाया कर, मेरी जान निकल जाती है। पता नहीं पास भी होंगे या नहीं, फेल भी हो गया तो सचमुच हमें मरने की भी जगह नहीं है। सच बात थी, जब जब इम्तिहान या परीक्षा फल का ध्यान आता तो दिमाग से हर बात उड़ जाती, दिल धड़क उठता। न जाने क्या होगा, लेकिन एक झटके से इन सारे विचारों को दूर करके मैंने कहा, छोड़ो भाई, इस बारे में बात मत करो। जो होगा सो देखा जाएगा। अभी तो प्राण सुखाने की क्या जरूरत? फिर आश्चर्य हुआ, ये भविष्य के प्रति लापरवाही मेरे मन में पहले तो नहीं थी। थोड़ी देर चुप रहकर वो बोला, अभी तक कल की बात पर माताजी का मुंह फूला हुआ है। बताओ, एक दिन अगर अपनी पत्नी के साथ सिनेमा चले गए तो क्या मुसीबत हो गई? इन लोगों की बात हमारी समझ में नहीं आती। विश्वास करो, मैं तो एक भी घर नहीं देखा जहाँ सास अपनी बहू से खुश हो। 4 लड़के हों तब भी वही बात, और 2 हों तब भी वही। मैं चाहता हूँ कि आज ये झगड़ा ठंडा हो जाए। अच्छा, अभी चल रहा है क्या? लेकिन लगा जैसे वाक्य मैंने उससे नहीं अपने आप से कहा। दीवार से सटकर दबी सिमटी प्रभा और दूसरी ओर अम्मा और भाभी की तस्वीर आंखों के सामने आ गई। अचानक आंखें भीग आईं। मुझे अपने रग रग से रोती हुई मुन्नी की आवाज सुनाई देती रही, भैया, भाभी से बोलो। पहले इस आवाज को मैंने सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन इस क्षण में भीतर से उठती हुई इस आवाज की प्रतिध्वनि से मेरे अस्तित्व का अड़ू अड़ू गूंज उठा। मन हुआ मुन्नी से लिपट जाऊं और उसके कान में अपनी आनंद विह्वल बाड़ी में खूब उठो। देख मुन्नी, मैं बोला, मैं तेरी भाभी से बोला, लेकिन मुन्नी अब है कहाँ? उसे तो गड्ढे में धकेल कर उसके मुंह पर पत्थर लगा दिया गया है। मुझे लगा जैसे मुन्नी मेरे भीतर अपनी मुक्ति के लिए तड़फड़ा रही है। उसने मुझे एक गड्ढे से निकाल लिया था और खुद उसी में जाके गिरी थी। काश जरा पहले वो मुझे निकाल लेती तो मैं उसे उस नरक में कभी न जाने देता। दिवाकर की किसी बात से मैं चौंक से पिटा उठा। कहीं इसने समझ तो नहीं लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ? यह मेरी बहुत ही बुरी आदत है, यूं बात करते करते सोचने लगता हूँ। दिवाकर कह रहा था, समर, कल हमारे एक चचेरे भाई आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि माताजी की नाराजगी आज ही ठीक हो जाए तो अच्छा। पिछली बार आए थे तब तो मैं तुम्हें मिला नहीं पाया। बाबा ने कितना घुमा है उन्होंने भी, कोई शहर नहीं छोड़ा। लेकिन भाई, अपनी यह छोटी वोटी कटा के आना। अगर कहीं वे इसका मजाक बनाने लगे और तू बुरा मान बैठे। ऐसे ही हैं वे जरा, उन्हें यहाँ का ढंग वंग कम ही पसंद है। ये ढोंग है क्या? अपना अपना विश्वास है? मैं बहस बढ़ाना नहीं चाहता था। अच्छा, विश्वास है कि आप अलग जा रहे हैं और हिंदुत्व का झंडा अलग फहराया जा रहा है। इसकी एक उपयोगिता जरूर है, किसी से लड़ाई हो जाए तो लपक कर सबसे पहले चोटी पकड़ो, दूसरा आदमी हिलेगा डुलेगा नहीं। लेकिन पर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इम्तिहान के दिनों में इसे खूंटी से बांध कर पढ़ा भी जा सकता है। और वह खुद ही हंस पड़ा। तुम खाने पीने और भोग विलास में मस्त रहने वाले जीव, तुम्हें क्या मालूम विश्वास और आत्मा का आनंद क्या होता है? कहने को जो मन में है सो कह लो, लेकिन समर बाबू, दुनिया में इसके सिवा है ही क्या? कभी कभी हम भी तुम्हारे मंदिरों में पहुंच जाते हैं, वहाँ चीजें बड़ी छटी छटी आती हैं। चला हमेशा से वही आया है, उसके आसपास शब्द जाल चाहे जैसे फैला लो। मुझे याद आया, मंदिर गए तो जैसे मुझे युगों हो गए। फिर भी गंभीरता से कहा, देखो दिवाकर, यह अपने विश्वासों की बात है। हर देश के वस्त्रों, रहन सहन या विचारों की एक संस्कृति होती है। हम लोग अपनी संस्कृति का अध्ययन नहीं करते और इस तरह के लोगों के कारण ही देश की यह हालत होती जा रही है। हम लोग पतित होते चले जा रहे हैं। अपनी चीजों, अपने देवी देवताओं का तो हम यूं मजाक उड़ाएंगे और हर विदेशी चीज के पीछे भागेंगे। जब मैंने अपनी बात शुरू की थी तो ध्यान था कि काफी लंबा और प्रभावशाली भाषण देकर इसे समझाऊंगा।
लेकिन बीच में ही अचानक मुझे गणेश जी को मिट्टी का ढेला मानकर बर्तन मांज लेने वाली घटना का स्मरण हो आया। प्रभा ने अच्छा किया, इस बात को मैं अब भी नहीं मानता, लेकिन यह बात मुझे तभी से अनजाने रूप में रह रहकर काट रही थी कि मेरा व्यवहार घोर अनुचित, एक हद तक अमानुषिक था। तभी एक क्षण को लगा कि आज प्रभा मेरे सारे व्यवहार की सफाई मांग ले तो अपनी किए काम की क्या कहकर सफाई दे पाऊंगा। शायद मेरे पास ईमानदारी से अपने अनेक कामों की कोई सफाई नहीं है। तेज में दिवाकर बोला, देसी और विदेशी की बात नहीं जानता, लेकिन देसी पने का नाम लेकर कार्टून जैसी सूरत बना के रखना मुझे पसंद नहीं। मेरी बात का बुरा ना मानना, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ऊंची ऊंची बिना क्रीज स्त्री की पतलून और गंदी सिकुड़ी कमीज या अंग्रेजी ढंग से कटे बालों से लटकती लट्टू जैसी खाट वाली चोटी ही अगर देसी पना है, तो हम तो इसे दूर से ही प्रणाम करते हैं। मुझे समझाओ, अगर इसी देश में आदमी जरा ढंग से रहने लगे तो विदेशी कैसे हैं? ये सब नहीं रखना तो सिर पर फिरवाइए मशीन और खादी का मोटा धोती कुर्ता पहनिए, ताकि हवा चलने पर टांगों से अलग धोती स्वतंत्रता दिवस के झंडे की तरह फहराए और आप उसे संभाल दे उसके पीछे पीछे भागें। मेरा चेहरा लाल हो आया, मुझे लेकर कई बार ऐसा वो कह चुका है और हर बार मैंने इसे व्यक्तिगत पसंद और विश्वास कहकर टाल दिया। कभी कभी कई दिन अनबोला भी रहा। अब इस मूर्ख को कैसे समझाऊं कि मेरे पास इन कपड़ों के सिवा दूसरे हैं ही नहीं। मुझे प्रभा की फटी और थिंगलिया लगी धोती का ख्याल हो आया, लेकिन जैसे ही प्रभा का चेहरा सामने आया, मैं दिवाकर की सारी बकवास भूल गया और बोला, अच्छा अच्छा बाबा, अब बस बिकर, कॉलेज की डुएट थोड़ी ही है, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कर। लेकिन आज अचानक अपनी प्रसन्नता के मूड का कुछ अता पता तो दो। बात मेरे होठों तक आ गई। दबाकर बोला, यूं ही कोई खास बात नहीं है। अच्छा तू भी अब नहा दो और मुझे भी चलने दे, मुझे कई बहुत जरूरी पत्र डालने हैं। ला दो चार पोस्ट कार्ड दे दे। सहसा मेरा सारा शरीर सिहर उठा। मुझे प्रभा का पोस्ट कार्ड मांगने का ढंग याद आ गया। कहाँ कहाँ डालने हैं कुछ बता तो सही। हमारा भी रोल नंबर याद रखना। किसके पास पहुंच गई हैं कॉपियां। वो हंसा, फिर गंभीर हो गया। यार, इधर उधर कुछ पहुंचा निकालो। सुना है दुनिया भर के लड़के दिग्विजय करने निकल पड़े हैं, जिनसे कभी जन्म जिंदगी में नहीं मिले उनके पास जाकर दमकते हैं और रौब से काम निकलवा लेते हैं। लगता है अगर इस बार कोई उठा धराई नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। उसके माथे पर चिंता की सलवटें उभर आए। उसका चेहरा देखकर परीक्षा में पास न होने की विभीषिका फिर छाती पर जुड़ने लगी। मैं फिर अपने में खोकर फेल हो जाने के बाद की प्रतिक्रियाओं को सोचता रहा। पूछा, क्या सोचा है आगे के लिए तुमने? थर्ड ईयर ज्वाइन करोगे या किसी और लाइन में जाओगे? अरे यार, पास तो हो जाए पहले, फिर कुछ सोचेंगे। अगर कहीं फेल हो गए तो 1 साल की पिसाई और हो जाएगी। रोज मंदिर में दर्शन करने जाना और दुनिया भर के शगुन बनाना बेकार चला जाएगा। तुम तो फर्स्ट डिवीजन ला रहे हो, तुम्हें चिंता क्या? मुसीबत तो हमारी है। दिवाकर का मेरे बारे में यह ख्याल है जानकर अच्छा लगा, लेकिन भीतर के उल्लास को दबाकर कहा, भाड़ में जाए फर्स्ट डिवीजन, बस पास ही हो जाए तो जाकर हनुमान जी को ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएंगे। मुझे अपने फर्स्ट डिवीजन में आने का पूरा विश्वास था। बात मन में आकर रह गई कि अगर घर की तरफ से जरा सा भी साथ होता तो मैं दिखा देता फर्स्ट डिवीजन क्या होता है। अच्छा, ये ज्यादा बनना बनाना छोड़ो, आगे तुम्हारा क्या करने का इरादा है? हमारे अब्बा जान तो पीछे पड़े हैं, आगे पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा। अभी उम्र है, थानेदारी में चले जाओ, रौब का रौब रहेगा, ऊपर की आमदनी अलग से। मगर मेरा मन नहीं करता समझ, थानेदारी में कहाँ मारे मारे फिरेंगे। कहीं किसी गांव नगर में फेंक दिया तो आदमी की सूरत देखने को भी तरसेंगे। किरण तो रो रो कर मर जाएगी। गहरी सांस लेकर दिवाकर बोला, फिर यह ऊपर की आमदनी, बाबूजी अभी अपने जमाने की ही बातें सोचते हैं। दिवाकर की बात मुझे छू गई, फिर बोला, तुम्हारी क्या आफत, मुसीबत तो हमारी है समझो। समझ में ही नहीं आता कि क्या किया जाए। पढ़ाई तो हमारी बिल्कुल रुक गई समझो। अब कहीं 150 रुपए की नौकरी मिल जाए तो काम चले। बेवकूफी हुए हो। सुनो, इस सबको तो जाने दो कुएं में। कहना मानो, हम दोनों थर्ड ईयर ज्वाइन करेंगे। दिवाकर ने सांत्वना के स्वर में। नहीं दिवाकर, अपनी सीमाएं देखकर ही सोचना चाहिए। हमारे घर की हालत ऐसी नहीं है। इस बार कुछ न कुछ तो करना ही है। आगे की बात तो अब किसी की भी तरह चलती दिखाई नहीं देती।
मैं तो अभी से तलाश में हूँ, कुछ मिले तो करने लगूँ। तुम कुछ कर सकते हो तो बताओ ना, मुझे भाई साहब की बात याद आ गई। मैं भी तो यही कह रहा हूँ जनाब, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अगर अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। नहीं तो बस किसी लाला के 40 रुपए के मुनीम हो जाना है। इंटर पास वालों को कोई नहीं पूछता। इस तर्क के सामने मैं बिल्कुल निरत्तर हो गया। सच ही तो है, कौन देगा मुझे नौकरी? यथार्थ के इस रूप को देखकर मैं घबरा गया। टालता हुआ बोला, अरे छोड़ो भैया, पहले रिजल्ट तो आने दो। और मैं उठ खड़ा हुआ। रोज रोज अपनी नौकरी के लिए इस बेचारे से भी कहाँ तक कहूँ। अगर होती थी ये क्या कसब छोड़ देता। बैठक से बाहर आता हुआ बोला, अच्छा अब तुम नहाओ धो। तब फिर याद आ गया, और हाँ वो पोस्ट कार्ड। हम तो होली दिवाली नहाते हैं भाई, कहता हुआ वो भीतर पोस्ट कार्ड लेने चला गया। चिंताएं इस पर भी कम नहीं है, लेकिन रहता कैसा मस्त है। सिर्फ एक पोस्ट कार्ड मांगने में शर्म लगती थी, इसलिए मैंने 4-5 मांगे थे। पोस्ट कार्ड लेकर कहाँ है, इन्हें लौटा दूंगा। अरे हाँ, वह रसीदी कागज तो मैं लाया ही नहीं, जिसमें इसे लौटाने की लिखा पड़ी होगी। और वह हंस पड़ा, अच्छा अब तो बता दे, आज इतना खुश क्यों है? इस बार सचमुच में खुलकर मुस्कुरा पड़ा। बाहर निकलते ही कहा, प्रभा आ गई है, और चला गया। अच्छा बेटा, पीछे से दिवाकर की आवाज सुनाई दी। लेकिन जिस झेप के कारण मैं सुबह से आंखें चुराता और मुंह छिपाता घूम रहा था, संध्या तक दूर हो गई और मुंह पर एक अनजान दृढ़ता आ गई। हाँ, मैं अपनी पत्नी से बोला हूँ, इसमें किसी का क्या है। अपने पर भी झुंझलाहट आने लगी। इसमें झेपने और लजाने की ऐसी क्या बात थी? दिवाकर के यहाँ से आया तो मन में चाशनी घुल रही थी। बरसों बाद जी हल्का हुआ, जैसे सालों बाद जेल से छूट कर आया हूँ। रह रहकर एक अजीब दया के साथ मन पिघल उठता था। बेचारी ने क्या क्या नहीं भुगता इस बीच। मुन्नी को छोड़कर कोई भी तो नहीं था जो उससे सहानुभूति रखता हो। घर भर में किसी से एक पोस्टकार्ड मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी। हद है। सबसे अधिक आश्चर्य मुझे भाभी पर होता था। उनका जब अभी से यह रवैया है, तो सचमुच सास होने के बाद पता नहीं क्या जुर्म ढाएंगी। वो कतई नहीं सोचती कि वो अभी तो प्रभा की तरह ही बहू है। उनके बहकावे में आकर मैंने जो कुछ किया, उससे गर्दन शर्म से झुक जाती है। इधर उधर भटक कर जब घर पहुंचा तो 2 बज गए थे। नल पर खड़े खड़े बाबूजी धार के नीचे एक दूसरे से रगड़ कर पाँव धो रहे थे। देखते ही बोले, नवाब साहब, कहाँ से मटर गश्ती करके आए? न खाने की चिंता न पीने की। मुझे बुरा लगा, प्रभा ने सुना होगा तो क्या समझेगी। फिर भी जानता था कि बात किसी न किसी तरह घूम फिर कर मेरे कुछ न करने पर ही आएगी। इसलिए बाबूजी के मिलने से डर भी गया। दबे स्वर में कहा, दिवाकर के पास गया था, नौकरी वगैरह की बात करते हुए देर हो गई। सहसा बाबूजी के स्वर में नरमी आ गई। हाँ, कुछ करो बेटा, अब ऐसे कैसे काम चलेगा। भीतर आया तो अम्मा के सामने पड़ा। अब पढ़ाई नहीं, तब भी सारा दिन घूमना। 2 बज गए, ये कोई खाने का वक्त है? रात को भी पता नहीं कै बजे आया था। भीगी बिल्ली बना चौके में जा पहुंचा। चुपचाप पटरा खींचकर बैठ गया। रवा ने जब खाना लाकर रखा तो एकदम चूक गया। अनजान की तरह सिर उठाकर देखा। उसके खुले चेहरे पर एक अजब संयत गांभीर्य था, हल्के झुकी थी। होठों में हल्की मुस्कुराहट का आभास हिलोरे ले रहा था। चेहरा सूखा जरूर था, लेकिन आज एक अजब संतोष की आभा दिख रहा था, जैसे वर्षों बाद दर्पण से धूल पोंछ दी गई हो। मन हुआ उस दर्पण को बस देखता रहूं, देखता रहूं। मन में उससे कुछ बोलने की उत्कट इच्छा हुई, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं। वो क्षण लगा, जाने कब से मैं प्रभा की आवाज सुनने को तरस उठा हूं। शायद कभी अच्छी तरह सुनी भी नहीं। बिना देखे आवाज से ही पहचानना तो शायद मेरे लिए असंभव हो, लेकिन उसकी आवाज पहचानता भी कैसे? मुझे तो ध्यान भी नहीं कि वो कभी बोलती भी है। चुपचाप सख्त चेहरा लिए बस काम किए जाती है। खाना रखकर वो जाने लगी तो देखा कितनी गंदी धोती पहने हैं, एक एक फुट पर फटी और सिली हुई। ये पहनने लायक होती है? इसे क्यों लादे हुए हो? दूसरी धोती नहीं है? शादी पर मिली होंगी धोतियां साड़ियां, सब कहाँ है? अब जब लौट कर आएंगी तो इस बारे में बात करूंगा। मैं इन दिनों बेचारी को छोड़ा सो तो छोड़ा ही, सारे घर वालों ने, खास तौर से अम्मा ने भी ये सोचना छोड़ दिया कि इसे किसी चीज की जरूरत पड़ती है। वे तो माँ की जगह हैं, उन्हें इतना पक्षपात नहीं करना चाहिए था। भाभी के तो लड़की क्या हुई, बस राज करने का आदेश मिल गया। अक्सर अपनी कोठरी में ही रहती हैं, वहीं खाना पहुंच जाता है।
मुझे पता है अम्मा की आंखों से छिपाकर 4-6 धोतियाँ ज़रूर उन्होंने अपने पास रखी होंगी, लेकिन वो देंगी क्यों? और यह बात याद करके मेरा रोम-रोम काँप उठा कि जनवरी-फरवरी की भीषण ठंड भी इसी प्रकार की धोतियों में निकल गई। क्या बीती होगी इस बेचारी पर उन दिनों में? कोई साथ देने वाला नहीं, कोई ज़रूरतें कहने वाला नहीं, किसी से बातें भी नहीं कर सकती और वह भीषण जाड़ा, जब हाय बाहर करने की हिम्मत न पड़े। फिर आंखों में आंसू आ गए। प्रभा रसोई की उस छोटी सी दीवार की ओट में बैठी थी। आज इतने दिनों बाद विवाह की वह घटना याद हो आई। वह इसी तरह चौके में बैठी थी। इतना ही हाथ बाहर निकला दिखाई देता था और मैं थाली में ठोकर मारकर दनदनाता चला गया था। उस दिन इसी हाथ में काले पतले फीते से बंधी छोटी सी रिस्ट वॉच गोरी मांसल कलाई पर कैसे खिल रही थी। आज देखा तो स्तब्ध रह गया। उस दिन ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस दिन का हाथ ज्यों का त्यों याद हो आया। चौका बर्तन और घर के काम धंधे में लगे रहने के कारण खाल काली पड़ गई थी और सूख कर बुरबुरी हो आई थी। ऐसा लगता था जैसे हड्डी पर पतली सी खाल कसकर मर दी गई हो। निगाह खुद पाँव पर चली गई। मैल और देखभाल के अभाव में दोनों पंजे काले पड़ गए थे और एड़ियों से लंबी लंबी बीमारियां झाँक रही थी। न जाने कितने आमोद प्रमोद आशा आकांक्षाओं में पली यह लड़की कैसे गाजे बाजे के साथ हमारे यहाँ लाई गई थी। और आज थाली को बहुत धीरे से, ताकि प्रभा को बुरा न लगे, सरका कर मैं उठ खड़ा हुआ। प्रभा चौकी, ऊपर मुंह उठाकर उत्सुकता से मेरी ओर देखा। देखने का वही दांत वाला ढंग कौध गया। आह, उसकी आंखें निश्चल भोली और बड़ी बड़ी थीं, लेकिन चारों ओर काले घेरे बने हुए थे। मुझे उन घेरों के साथ प्रभा का चेहरा ऐसा भयानक लगा कि मैंने झट निगाहें दूसरी ओर घुमा लीं। बड़ा झिझकता सा स्वर सुनाई दिया, क्यों? अकारण ही छाती में गोला सा उमड़ आया और लगा जरा सा बोलते ही मैं रो पड़ूंगा। जैसे तैसे निचला होठ चबाकर बड़ी मुश्किल से बताया, दिवाकर के यहाँ से खा के आया हूँ, भूख नहीं है। और झट बाहर निकल आया। बाहर अम्मा चुपचाप बैठी टिकटी पर कोई धार्मिक पुस्तक देख रखे अपने मोटे मोटे शीशे वाले चश्मों से पढ़ रही थी। अपनी कोठरी के लिए मैंने जीने पर चढ़ने लगा। जीने से ऊपर छोटा सा जंगला सामने ही खुलता था। वो भाभी के कमरे का था। सहसा भाभी का स्वर सुनकर ठिठक गया। वो कह रही थी, दोनों अब तो आपस में बोलने भी लगे हैं। कौन? भाई साहब की आवाज थी। ध्यान आया, आज तो रविवार है। समर लाला जी छोटी बहू से? मुझे लगा आवाज में कहीं हल्का व्यंग है। अच्छा, भाई साहब भी चौंके। लगा करोड़ बदलकर सीधे हो गए। तुम्हें कैसे मालूम? खाना खाने के बाद इलायची लेने कुंवर लाला जी आए थे, वही बता रहे थे। और बिना पूरी बात सुने मैं ऊपर भाग आया। कोठरी बंद करके अपने बिस्तर पर औधा लेटकर बुरी तरह रोने लगा। सांझ को फिर अपराधी की तरह निकल गया और सारे समय निर्लक्ष्य भटकता रहा। सुबह से छाया हुआ आनंद का नशा उतर चुका था। अब तो एक भर्त्सना और एक धिक्कार मन को लगातार कचोट रहा था। बार बार अंतर्यामी के सामने गिड़गिड़ाता, मुझे दंड दो भगवान, मुझे दंड दो। मैं एक निरीह अबला पर घोर अत्याचार किए हैं। उसे नारकी यातनाएं दी जाती रहीं और मैं चुपचाप देखता रहा। कहाँ चली गई थी मेरी आंखें? ठीक है, मैं तो लड़का था, लेकिन इन अम्मा बाबूजी को आखिर हो क्या गया था? और प्रायश्चित की यह भावना मुझे खींच कर मंदिर में ले गई। मैं वहां सुनी सुनी आंखों से देर तक एकटक देखता रहा। हर चीज का विश्लेषण मैं इस तरह करता जैसे एक युग के बाद विदेश से लौटा हूँ और देखता हूँ कि मेरे पीछे कितना कुछ घट चुका है। इस प्रायश्चित और दया की भावना तथा हर चीज को नए सिरे से देखने की प्रक्रिया के साथ ही साथ मन की अनेक सतहों पर रात की व्याकुलता प्रतीक्षा भी चल रही थी। और आखिर जब मन कहीं न लगा, लौट आया। देखा इस बीच में सबकी निगाहें मेरे प्रति बदल चुकी थी। प्रभा रसोई में थी, अम्मा के पास बैठी भाभी कुछ कुसुर-पुसुर कर रही थी। घर में प्रवेश करते ही जाने कैसे पता चल गया कि मेरे और प्रभा के आपस में बोलने की बात अब सारे घर में जानी जा चुकी है। सब मुझे इस तरह देख रहे थे मानो अजायब घर से छूटा हुआ कोई जानवर हो। मैं तब से सोच रहा था कि जब सब लोग इस बात को जान जाएंगे तो मुझे कैसी लज्जा लगेगी। सबकी निगाहों का सामना मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन इन चुभती निगाहों को देखकर भीतर अजीब सी जुझलाहट भर गई। अगर मैं प्रभा से बोलने भी लगा तो इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात हो गई कि ये चर्चा का विषय बन गया। ये ढोल पीट कर हल्ला मचाने की बात है। अरे पति पत्नी कल नहीं बोलते थे, आज बोलने लगे। इसमें कोई इतनी दिलचस्पी क्यों ले? चारों तरफ के वातावरण के प्रति उपेक्षा का भाव धारण किए हुए मैं
इस तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था जैसे मेरे जीवन में कुछ भी नया या महत्वपूर्ण नहीं हुआ है। जैसे ही खाना खाकर उठा कि अम्मा बोली, अरे समझ, जरा अपने बाबूजी को तो बुला दे, वो भी गरम गरम खा लेंगे, फिर खाना ठंडा हो जाएगा। कहाँ गए हैं, मैंने पूछा। बच्ची को घुमाने ले गए हैं, बाहर नवल किशोर पंडित जी की बैठक में बैठे होंगे। बच्ची भी तो भूखी होगी। मुझे इस बात पर भी गुस्सा आया। अम्मा इस तरह बोल रही थी जैसे मैं मना कर दूंगा। फिर अपनी गुस्सा होने के स्वभाव पर हंसी आई। मुझे यह हो क्या गया है। बाबूजी कुर्सी पर दोनों पांव ऊपर समेटे बड़े आराम से बैठे थे और हमेशा बीमार रहने वाले नवल किशोर उनकी ओर करवट लिए सुन रहे थे। उसी मोहल्ले के दो तीन और भी लोग बैठे ध्यान से सुन रहे थे। बाबूजी का अनेक बार का दोहराया हुआ भाषण ठीक उन्हीं के शब्दों में चल रहा था। और सच पूछा जाए तो अपनी भारतीय सभ्यता को यह सभ्यता पा थोड़ी ही सकती है। यूं हाथ पांव चाहे जितने मार लो, आजकल तो पता नहीं चलता कि ये दुनिया किस रसातल में जाकर टिकेगी। और भाई साहब, दोस्त किसे दें, सब अपने किए का फल है। जो मार्ग हजारों साल सोच समझकर अपने ऋषि मुनियों ने बनाया, उसे तो आज के लड़के कहते हैं कि ये जंगलियों के बनाए नियम है। बोलो, अपने पुरखों को जंगली कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और साहब, मानना पड़ेगा उनके दिमाग को। एक एक नियम क्या सोच सोच कर बनाया है कि दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। जातियां बनाई हैं, सर के कर्म निर्धारित किए हैं, सब अपने कायदों में चलें तो ये सब चीख पुकार। नवल किशोर जी को लगा कि इस विषय पर बोलना तो उनका अधिकार है। अधीर होकर बोल पड़े, भगवान मनु ने मनुस्मृति में कहा है। मैं सोच रहा था कि बाबूजी अपनी बात तोड़े तो मैं अपनी बात कहूँ। अब झिझकते झिझकते कहीं डांट न पड़ जाए, एकदम बोला, बाबूजी आपको बुलाया है। अच्छा, चल रहे हैं, भीतर जाकर बच्ची को ले आ। वे बिना ध्यान दिए बोले। मैं पंडित जी के यहाँ शुरू से ही आता जाता रहा हूँ। पंडित जी की पुत्र वधू बैठी बैठी बच्ची को खिला रही थी। मैंने कहा, भाभी इसे बाहर बाबूजी मांग रहे हैं। इन्हीं के पतिदेव उस दिन मार मार कर शरणार्थी को निकाल रहे थे। मेरी आवाज सुनकर पंडिताइन बाहर निकल आई। देखते ही पूछने लगी, कौन, समर? अरे बेटा, तूने तो आना जाना ही छोड़ दिया। इम्तिहान हो गए? बड़ा अच्छा हुआ बेटा। अरे हाँ, हमने सुना तू अपनी बहू से बोलता नहीं था, अब बोलने लगा है। अच्छा है बेटा, अब अपनी बहू से तू नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं, इनके मारे क्या बोलचाल छोड़ी जाए। बोले तो हैं बेटा, पर ऐसी अनीति तो उठाइयो मत जैसे हमारी विष्णु ने उठा रखी है। मंदिर का सारा चढ़ावा कुजापा अपनी बहू की छाती पे लाके धर देता है। तेरी कसम बेटा, जो एक पैसा भी देता हो, अच्छी अच्छी मिठाई अपने मिलके दोनों खा डालते हैं, जूठन जूठन उठाकर हमारे आगे डाल देते हैं। भैया, बुढ़ापे में हमारी तो मिट्टी तो इन नासपीटों ने ऐसी खराब कर दीनी है कि न दिन दिखे न रात। रात दिन हा हा हू करते रहते हैं। कोई देखते रहो सुनते रहो, इन्हें रत्ती भर चिंता नहीं। मंदिर में क्या आवे क्या जावे, हमें तो भैया भनक तक न लगे। हम तो दोनों वक्त यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, अब तो तू हमें उठा ले। पर समर भैया, ये भी तू तो सुन लीजो, जो दोनों वक्त के कलाकंद चली जा रही है सो पंडित जी की ही माया है। बाद में एक पैसा नहीं चढ़ेगा, तब दाल आटे का भाव पता चलेगा। अभी तो सब हरी हरी सूझ रही है। और पंडित जी के मर जाने की कल्पना से या किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से उनका गला भर रहा है और वे आंखों पर पल्ला रखकर सिसकने लगी। बिसुन की बहू ने सास की तरफ ठेंगा दिखाया और मुस्कुराते हुए बच्ची मुझे दे दी। जाने क्यों बच्ची को लाते समय अपनी भाभी की डॉक्टर को दिखाने वाली बात याद आई और मैं खुद ही मुस्कुरा उठा।